आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग धांडा ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें नूह मेवात हिंसा पर हरियाणा की खट्टर सरकार को जमकर घेरा। देखिए। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि इस वक्त प्रदेश एक बेहद गंभीर परिस्थिति से जूझ रहा है। हरियाणा में कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण नहीं बिगड़ा। आपसी भाईचारे से हम सदियों से रहते आए हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना नूह और मेवात के इलाके में हुई और उसके बाद कई और जिलों में हरियाणा के कुछ कुछ घटनाएं देखने को मिली, उससे ये साफ संदेह जाता है कि ये किसी प्रकार की राजनीतिक साजिश तो नहीं। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया तो मुझे स्मरण हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 अक्टूबर 2014 को और 27 अक्टूबर 2019 को जब मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी तो उन्होंने हरियाणा के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वायदा भी किया था। लेकिन आज संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि हरियाणा के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का ये बयान संविधान की उनकी शपथ के खिलाफ, उनके पद की प्रतिष्ठा के खिलाफ और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, यानी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, इसका सीधा मतलब ये कि वो अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उनको तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा को धार्मिक या ये कहें सांप्रदायिक दंगों में फेंकने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है, उस तरफ धकेला जा रहा है पूरे प्रदेश को। ऐसी अगर कोई गतिविधि वहां पर होनी थी जिसकी कि कल हमने देखा कैमरे पे इंटेलिजेंस के अधिकारी वहां के ये कह रहे हैं 10 दिन पहले इसकी सूचना दे दी थी कि यहां पर कुछ भी गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। उसके बावजूद गृह मंत्री विज साहब कल ये कहते हैं कि सीआईडी की कोई पूर्व इंटेलिजेंस उनके पास नहीं थी। 2020 में सीआईडी के अधिकार को लेकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच जिस तरीके का विवाद हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा था। तो क्या ऐसी संभावना है कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है और गृह मंत्री को सीआईडी की सूचनाएं नहीं दी जाती या नहीं दी गई? क्योंकि सीआईडी कह रही है कि हमने तो पूर्व सूचित किया था, गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। तो क्या सीआईडी सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए काम करती है और उनकी सूचनाएं जो कि गंभीर श्रेणी में आती हैं उनको गृह मंत्री के साथ और पुलिस विभाग के साथ समय रहते साझा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई और जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी को सीआईडी रिपोर्ट करती है और ये सूचना गृह मंत्री के पास नहीं गई है, तो पहली बात। दूसरी बात कि उसी समय सैकड़ों नूह जिले के पुलिसकर्मी उनको नूह जिले से निकाल करके, जबकि ऐसी कोई संवेदनशील अगर परिस्थिति होती है तो बाकी जिलों की फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है जहां पर ये यात्रा हो रही थी या जहां पर भी इस तरीके की घटना का अंदेशा था। लेकिन उसके बावजूद नूह जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को वहां से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुरक्षा में दूसरे जिले में बुला लिया। ऐसा क्यों किया गया? तीसरी बात जो संदेह की तरफ इशारा करती है कि ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति होती है तो सीनियर अधिकारियों को छुट्टी दी नहीं जाती और अगर छुट्टी पर हो तो उनकी छुट्टी तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन नूह के पुलिस अधीक्षक
जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन छुट्टी पर थे। ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में जब पहले से इंटेलिजेंस का इनपुट था, पुलिस अधीक्षक की छुट्टी सरकार ने क्यों मंजूर की? चौथी बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि यात्रा के जो आयोजक हैं उन्होंने सही जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मिस कैलकुलेशन पुलिस की तरफ से हुआ। यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष गुड़गांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना करती हैं। उस पार्टी की नेता जो आज के दिन में प्रदेश में सत्ता में है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि सही सूचना पुलिस दी गई तो क्यों नहीं दी गई, ये भी संदेह उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं है, हरियाणा में पुलिसकर्मी नहीं दिया जा सकता। तो हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक 75,186 स्वीकृत पदों में से इस वक्त सिर्फ 49,808 पद भरे हैं। 25,000 से ज्यादा पद इस वक्त पुलिस विभाग में हरियाणा के अंदर खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से, पुलिस फोर्स की कमी की वजह से हरियाणा प्रदेश में बार बार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि प्रदेश में नौकरी देना नहीं देना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और ये सारी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है अगर पुलिस की कमी की वजह से। तो साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री अनिल विज जी समेत पूरी सरकार इस परिस्थिति को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो सक्षम लोग सरकार चला सकते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे इसको आप कहें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई कुछ नहीं बोला, मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसे ही हिंसा को होने दिया गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से हरियाणा को भी सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की एक सुनियोजित साजिश रची गई, और सरकार सही वक्त पर मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। पुलिस की ड्यूटी जिले से बाहर लगा दी गई, पुलिस अधीक्षक को छुट्टी दे दी गई, इंटेलिजेंस की इनपुट साझा नहीं की गई एक दूसरे के साथ, और सही जानकारी के कितने लोग वहां पर हो सकते हैं वो दी नहीं गई। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार ने इस हिंसा की तरफ से मुंह मोड़ लिया, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि पुलिस नहीं है हर व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी, आपको भी इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी से जुड़ी हुई एक और समस्या जो पैदा हो गई है वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। ग्रुप सी का 5 और 6 अगस्त को एग्जाम है, और उस परीक्षा के लिए पहले ही सरकार ने युवाओं के साथ बहुत ज्यादती की है। कहा कि जितने पद हैं उसके सिर्फ 4 गुना युवाओं को बुलाया जाएगा परीक्षा देने के लिए, जबकि सभी सीईटी क्वालिफाई किए हुए युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए था इसके लिए। इतने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की साजिश पहले ही सरकार रच चुकी है। उसके बाद अब जो 4 गुना बच्चे भी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल किए गए हैं, 5 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं 5 तारीख तक बंद है। 5 और 6 तारीख को एग्जाम है। इन जिलों में अभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। क्या सरकार को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि ये बच्चे एडमिट कार्ड कैसे इनको हासिल होगा, कैसे ये बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे? क्या सरकार को युवाओं के नौकरी के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है? क्या वैकल्पिक व्यवस्था का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो जाना चाहिए था? आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 3 तारीख है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की
कि युवा अपना एग्जाम देने के लिए जा सके सही तरीके से। जो पहला अन्याय किया कि सिर्फ 4 गुना युवाओं को एग्जाम में जाने की परमिशन दी, उसके बाद दूसरा अन्याय कर रहे हैं कि जो 4 गुना बच्चे भी जा रहे हैं उनका इंटरनेट 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बंद है, एडमिट कार्ड मिल नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ जो बाकी व्यवस्था इन 5 जिलों में वो सुनिश्चित हुई कि नहीं हुई, वैकल्पिक व्यवस्था की या नहीं की, उसके लिए क्या करेंगे कि हर बच्चा एग्जाम देने जा सके, इसकी भी कोई अनाउंसमेंट अभी सरकार की तरफ से नहीं हुई है। तो इसलिए अब ये प्रदेश के लोगों को तय करना है कि ऐसी राजनीतिक साजिशों का हिस्सा न बनके, अफवाहों का हिस्सा न बनके, हमको खुद ही ये तय करना होगा कि ऐसी आपस में लड़ाने की साजिशों को नाकाम करने के लिए आपसी भाईचारे को कायम रखें, एक दूसरे के साथ चलें, विश्वास करें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। जो बच्चे ऐसी घटनाओं में मारे जाते हैं वो नेताओं के या इन संगठनों के मुखिया जो उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो बच्चे आम घरों से होते हैं। 2 होमगार्ड्स की इसमें जान चली गई। इन होमगार्ड्स को ऐसी सिचुएशन के लिए क्या ट्रेन किया जाता है? क्या उनकी ट्रेनिंग होती है इस तरीके का वायलेंस हैंडल करने की? क्या उनकी ड्यूटी इस तरीके के प्रोसेशन में लगाई जा सकती है जहां संवेदनशील स्थिति है? क्या ट्रेन्ड पुलिस फोर्स को वहां पे डिप्लॉय नहीं किया जाना चाहिए था? और जिन्होंने होमगार्ड की ड्यूटी करते हुए अपनी शहादत देती कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, उनको नाकाफी मुआवजा दिया गया, उसकी भी हम आलोचना करते हैं। हमें पता लगा है कि 57 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है दोनों होमगार्ड के परिवार के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दोनों होमगार्ड जो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हुए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सरकार के फेलियर को दुरुस्त करने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जानी चाहिए। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को जनता को समझने की बहुत जरूरत है और इन पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इन पर व्यापक चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि संवेदनशीलता का अंदाजा होने के बावजूद पुलिस अधीक्षक को जिले से छुट्टी दे दी जाती है उस दिन। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूर्व सूचना होने के बावजूद, इनपुट होने के बावजूद बाकी जिलों की पुलिस फोर्स को वहां डिप्लॉय करने की बजाय वहां के भी सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को वीआईपी ड्यूटी के लिए जिले से बाहर बुला लिया जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पूर्व इनपुट होने के बावजूद आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास कोई सूचना नहीं थी। ये जो सीआईडी के कमान को लेकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में टकराव है जो 2020 से चला आ रहा है, उसका नतीजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़े, ये सही नहीं है। इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए और उससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए पुलिस नहीं लगा सकता, तो फिर उनको पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। इस मुद्दे को राजनीति से हट के देखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को तुरंत कुर्सी छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति को स्थान देना चाहिए जो हरियाणा के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। देखिए, हमने मणिपुर में भी जब सरकार पूरी तरह से फेल हो गई और कानून व्यवस्था को कायम रखने में वहां के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार नाकाम रही, तो हमने वहां पर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जिस तरीके का काम करने का तरीका और जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आया है, हमें यह लगता है कि वो इस पोस्ट के लिए इनकॉम्पिटेंट है। पहले कदम के तौर पे हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अगर अभी भी शांति व्यवस्था बहाल करने में सरकार नाकाम रहती है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो ना ऐसी संवेदनशील स्थिति को समय पे काबू कर पाती है और न समय के बाद शांति व्यवस्था को बहाल करने में, कानून व्यवस्था को बहाल करने में कामयाब होती है। हम तो कह ही रहे हैं लगातार, मैं यही बात कह रहा हूं कि पहले मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद
हरियाणा के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपना जनाधार खोती जा रही है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उठ चुका है और जिस तरीके से प्रदेश सरकारें कानून व्यवस्था की तरफ से मुंह मोड़ लेती हैं, हिंसा की स्थिति बनती है और केंद्र सरकार चुप्पी साध लेती है इन सब घटनाओं पर, तो हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि नीचे से ऊपर तक मिल करके एक राजनीतिक षड्यंत्र करके समाज के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अंग्रेजों के सिद्धांत फूट डालो राज करो की तरह भाजपा सरकार भी देश और प्रदेश पर राज करती रह सके। दिल्ली में गांगोई में दंगा हुआ, उसके बारे में आप देखिए, कल भी वो तस्वीरें सामने आई थी कि जिस तरीके से थाने के सामने खड़े होकर के कल भी आग लगा देने या हिंसा करने की जो बातें कही गई, नांगलोई पुलिस थाने के सामने खड़े होकर के, वो भी दिल्ली पुलिस के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये जितनी भी जगह जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उनमें एक ही चीज कॉमन है कि वहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के मातहत आती है। वहां पर जहां पर भी ऐसी स्थिति है, वहीं पर समाज के अंदर दरार डालने की कोशिश, सांप्रदायिक हिंसा करने की कोशिश, जातीय हिंसा पनपाने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और 2024 के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश की जा रही है, जिसके प्रति देश के लोगों को सावधान होना होगा, सजग होना होगा और खुद ही लोगों को आपस में विश्वास करके इस तरीके की विधानसभा के लिए आपके साथ जाने को तैयार नहीं, तो आपको पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है किसी भी। देखिए, मैंने पहले भी कई बार इस पर स्पष्ट किया है कि जो इंडिया 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बना है। दिल्ली में एक अध्यादेश के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया। उसके खिलाफ सभी पार्टियों ने ये कहा कि ये लोकतंत्र विरोधी है और हम सभी पार्टियां एक मंच पर आकर के इस अध्यादेश का, इस बिल का विरोध करेंगे अगर इसको सदन में लाया जाता है। और अभी हो भी रहा है पार्लियामेंट के अंदर। वो अभी इसका आगे क्या राजनीतिक रूप होगा, लोकसभा चुनाव के लिए क्या गठबंधन होगा, क्या स्वरूप होगा, सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी, कौन किसके साथ करेगा, ये सभी भविष्य की बातें हैं। अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं हुई है। जब इस बारे में बातचीत होगी तो आपके साथ भी उस गतिविधि को साझा किया जाएगा। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी तक की जो स्थिति है, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियां एक मंच पर आई हैं, एक विचार बना है सभी पार्टियों का। इसमें आगे जैसे जैसे चर्चा होती रहेगी, आप सभी के साथ समय समय पर वो जरूर साझा करेंगे। अभी इस बारे में कोई अपडेट, इस तरीके की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि ऐसा कोई सीटों का शेयरिंग या कोई गठबंधन हुआ है। अभी तक एक विचार के रूप में सभी लोग एकजुट हुए हैं। आगे इस पे चर्चा होगी, बहुत वृहद चर्चा होगी, देश भर में देशव्यापी चर्चा होगी और जो भी उसका निष्कर्ष निकलेगा आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में आज के स्थिति के हिसाब से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने संगठन का अनाउंसमेंट कर चुकी है। पूरी ताकत से सभी विधानसभा सीटों पर, सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के हालात भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रही है, उस दरार को भरने का काम भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर, गली गली जाकर, गांव गांव जाकर करेंगे। लोगों के बीच आपसी प्यार, आपसी सौहार्द बना रहे, ये कोशिश भी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर के उनको ये राजनीतिक साजिश समझा करके करते रहेंगे।